एक कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट किए हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए, जबकि दूसरी कंपनी सेम सेगमेंट के अंदर रिसेंटली मतलब 2023 में लिस्ट हुई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट वर्सेस पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। तो क्या पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जो भी रिसेंटली लिस्ट हुई है और कंपेरेटिवली छोटी कंपनी है टाइम टेक्नोप्लास्ट से, क्या ये टाइम टेक्नोप्लास्ट जितना रिटर्न अपने शेयर होल्डर के लिए जनरेट कर पाएगा? आइए जानते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी उसको शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्लेमर के साथ कि जहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। एज ऑफ नाउ हमारे पास ना तो टाइम या तो पिरामिड, दोनों में से कोई भी कंपनी एज ऑफ नाउ हमारे पास नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्पस जो है वो एजुकेशन पर्पस है कि वहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कि आपको कंपनीज को कैसे कंपेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, बस वही हमारा यहाँ पे पर्पस है। तो इस वीडियो को किसी भी तरह का हमारा रिकमेंडेशन ना समझे, तो प्लीज़ इस डिस्क्लेमर को ध्यान में रखना। तो उसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा यहाँ पे बेसिक अगर कंपैरिजन पहले करते हैं, तो कंपनी जो है वो टाइम टेक्नोप्लास्ट वर्सेस पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। तो यहाँ पे टाइम और पिरामिड में ऐसे वर्ड्स यूज करूंगा जस्ट फॉर दी सिंप्लीफिकेशन पर्पस। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि टाइम जो है वो फाउंड हुआ था 1992 में और लिस्ट हुआ 2007 में, जबकि पिरामिड जो है वो आफ्टर 5 इयर्स, मतलब जब टाइम कंपनी स्टार्ट हुई उसके 5 साल बाद पिरामिड टेक्नोप्लास्ट जो है वो फाउंड हुआ था। बल्कि यहाँ पे हमारा एक एरर यहाँ पे है कि जो हमने मतलब पिरामिड जो है वो लिस्ट हुआ था 2023 में, ना कि 2003 में। तो मतलब पिरामिड जो है वो रिसेंटली लिस्टेड है कंपनी, जबकि टाइम जो है वो बहुत सालों से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम मार्केट कैप यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो जैसे हम देख सकते हैं कि टाइम का मार्केट कैप जो है वो क्लोज टू 10,000 करोड़ के आसपास वो पहुंचने आ गए, जबकि पिरामिड का अभी 650 के आसपास चल रहा है। तो मतलब कंपेरेटिवली टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो पिरामिड से बहुत ही ज़्यादा, मतलब लेट्स से 10 to 15 टाइम्स बड़ी जो कंपनी यहाँ पे है टाइम। फिर तीसरा अगर हम देखें कि कौन कौन सी जियोग्राफीज को ये दोनों कंपनी सर्व करती है, तो एज ऑफ नाउ टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो इंडिया के अलावा बहुत सारे अदर मार्केट जैसे यूएई हो गया, फिर ताइवान हो गया, तो ऐसी अदर मार्केट्स में भी वहाँ पे कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो करती है। तो समवेयर अराउंड 37% जितना या तो 33% जितना अभी का जो उनका बिजनेस है वो बाहर से आता है, मतलब एक्सपोर्ट से आता है, और बाकी का जो 60% के आसपास का जो बिजनेस है वो इंडिया से आता है। जबकि पिरामिड का अभी मेनली फोकस जो है वो इंडिया पे है। फिर अगर हम देखें कि प्रोडक्ट रेंज कौन कौन सी है, तो जैसे हम देख सकते हैं कि टाइम ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट के अंदर भी उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है। जैसे पहले भले ही उन्होंने स्टार्ट किया था इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर, फिर धीरे धीरे उन्होंने दूसरे अदर पैकेजिंग के लिए भी वहाँ पे कंपनीज ने अपना जो प्रोडक्ट है उसको डाइवर्सिफाई किया। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर भी उनका अभी बिजनेस है, फिर कंपोजिट सिलेंडर के अंदर भी उनका बिजनेस है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट के रिलेटेड भी उनका बिजनेस है। पर ये जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पे हमें एक चीज़ दिखनी है कि ये जो सारी प्रोडक्ट्स है ना, वहाँ पे इनका प्राइमरी जो फोकस है वो है पैकेजिंग के ऊपर। मतलब लेट से अगर ऑटो कंपोनेंट्स है तो ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर कुछ लेट से अगर कोई स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग लगते हैं तो वहां पे कंपनी काम करती है। फिर अगर हम पिरामिड के अगर केस में देखें तो अभी एज ऑफ नाउ उनका जो प्राइमरी फोकस है वो है बैरल्स एंड कंटेनर्स। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक रिजिड इंडस्ट्रियल पैकेजिंग जो है बेसिक, जो आपको हमारे थंबनेल में भी दिखा होगा, तो उसी टाइप के अभी बैरल जो है वो कंपनी बना रही है। और अभी उनका फोकस जो है वो मेनली यही है। फ्यूचर में अगर कैश फ्लो आता है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे वो अदर लेट्स से अदर सेगमेंट के अंदर जैसे टाइम ने किया है वैसे वो डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से है तो वहां पे अभी ये सिर्फ और सिर्फ बैरल्स और कंटेनर्स जैसे जो बेसिक पैकेजिंग है वहां पे ही उनका प्रेजेंस है। ये एक चीज हमें यहाँ पे नोट करनी चाहिए। फिर अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में बात करें तो एज ऑफ नाउ टाइम के पास 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस इंडिया, जबकि पिरामिड के पास है 6। तो यहाँ पे साइज भी छोटा है पिरामिड का कंपेयर टू टाइम। फिर अगर हम दूसरा अगर एस्पेक्ट देखें कि जहाँ पे लेट से अगर मुझे एक बेसिक कंपैरिजन करना है कंपनी के वैल्यूएशन का दोनों का, तो ये है टाइम टेक्नोप्लास्ट का एक स्नैपशॉट जो मैंने स्क्रीनर से लिया हुआ है, और ये है पिरामिड का स्नैपशॉट। तो जैसे हम देख सकते हैं कि स्टॉक का पी ऑलमोस्ट दोनों के लिए सेम है। फिर अगर हम एक चीज़ और भी देखें तो जैसे हम देख सकते हैं कि पीई रेशियो, तो टाइम टेक्नोप्लास्ट का जो पीई रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू पिरामिड टेक्नोप्लास्ट। मतलब
टाइम जो है ना वो अभी एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो चुकी है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, जबकि पिरामिड जो है भले ही वो फाउंड हुई थी 1997 में, बट लिस्ट अभी 2023 में हुई है। तो हमें पता नहीं है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो क्या मतलब वो वर्क तो करता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें अभी देखनी बाकी है। तो इसीलिए प्रोबेबली इसीलिए अभी पिरामिड की जो वैल्यूएशन है वो कंपेरेटिवली चीपर है कंपेयर टू टाइम। फिर अगर हम आरओसी और आरओई के नंबर देखें तो मतलब ठीक ठाक है, मतलब ऐसा कोई तोड़फाड़ नहीं है टाइम टेक्नोप्लास्ट के केस में। और सेम सिमिलरली यहाँ पे अगर हम पिरामिड के केस में भी देखें तो ठीक ठाक ही नंबर्स है, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। फिर डेट के लेवल जो है कंपेयर टू इक्विटी, तो वो भी दोनों के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। फिर प्लेज कहीं पे भी नहीं है। सेल्स ग्रोथ टाइम टेक्नोप्लास्ट के केस में जहां पे हम देख सकते हैं कि लास्ट 5 साल का ग्रोथ कितना है, तो 8.81% का है। जबकि अगर हम पिरामिड के केस में देखें तो वहां पे 17.9 मतलब क्लोज टू 18% जितना वो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर का। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी नोट करनी होगी कि ये कंपनी का अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 या 2 साल का ही डेटा है, उसके पहले का जो डेटा है वहाँ पे हम इतना वहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस नंबर को हमें पर्टिकुलरली एज ऑफ नाउ फॉर इन द केस ऑफ पिरामिड हमें ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हमें लेना चाहिए। फिर अगर हम एक चीज़ यहाँ पे ये देखें कि ईवी टू ईबिटा के लेवल पे अगर हम देखें वैल्यूएशन तो क्या आता है, तो टाइम के केस में अगर जैसे हम देख सकते हैं तो 13.2 है, जबकि पिरामिड के केस में 15.1 है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब इतना भी कोई ज़्यादा डिफरेंस अभी नहीं है। CFO2 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों ही कंपनी कंपेरेटिवली मतलब अच्छा ही कर रही है कि वो अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर भी वो कन्वर्ट कर पा रही है, तो ये भी एक अच्छा साइन है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। प्राइस टू सेल्स प्राइस टू बुक में भी अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है दोनों की वैल्यूएशन में एज ऑफ नाउ, मतलब ऑलमोस्ट नेक टू नेक चल रहा है। तो अभी अगर हम नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपैरिजन अगर हम कलेक्ट से अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं तो ये है टाइम टेक्नोप्लास्ट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का ये एक स्नैपशॉट जो हमने यहाँ पे लिया है, जबकि जो नीचे आपको दिख रहा है वो है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट का। तो जैसे हम टाइम के केस में हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली उन्होंने अपना जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो 13 to 15% के एक रेंज के अंदर उन्होंने फिट करके रखा है। और जबकि अभी एज ऑफ नाउ मतलब पिरामिड के केस में क्या है कि हमारे पास इतना डेटा भी नहीं है, बट जैसे हम देख सकते हैं कि आईपीओ से पहले उनका मार्जिन जो रहता था वो समवेयर अराउंड 10 to 11% के आसपास था, बट धीरे धीरे वो कम होते होते अभी 6.65% पे आ चुका है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है कि जबकि दूसरी कंपनी जो है वो सिमिलर सेगमेंट में काम कर रही है वो 15% का मार्जिन रिपोर्ट कर रही है, जबकि आप 6.65% का मार्जिन रिपोर्ट कर रहे हो। तो ये एक थोड़ा वरिंग साइन है। अगर हम पिरामिड के केस में अगर यहाँ पे बात करते हो तो यहाँ पे क्लियर विनर जो है वो टाइम टेक्नोप्लास्ट है, जो कंसिस्टेंटली अपना मार्जिन जो है वो मेंटेन करके चल रहा है। फिर हम देखेंगे कैश फ्लो कैसा है दोनों कंपनीज के अंदर। तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं तो ऊपर जो आपको दिख रहा है वो टाइम का है, नीचे जो है वो पिरामिड का है। तो कंटिन्यूअसली मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि 2014 का जो डेटा है तो वहां से लेके अभी तक टाइम ने अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव रेंज में रखा है। और जैसे हम देख सकते हैं कि 2014 से लेकर 2025 में अभी ये जो कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और जैसे हम देख सकते हैं अगर लेट्स से मुझे फ्री कैश फ्लो भी अगर काउंट करना है तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को अगर मैं लेट्स से माइनस करता हूँ तो हमें वहाँ पे फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ब्रॉडर लेवल पे देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में भी कंपनी ने अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो अपने शेयर होल्डर्स के लिए जनरेट किया है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। और अगर लेट्स से कोई कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो वहाँ पे वो डिविडेंड भी दे सकती है, अपने जो क्लाइंट्स है या तो अपना जो बिजनेस है वहाँ पे भी वो री इन्वेस्ट कर सकती है और अपने बिजनेस को और बढ़ा सकती है, और अल्टीमेटली अपने शेयर होल्डर की वैल्यू, अपने शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको भी कंपाउंड कर सकती है। तो ये था टाइम के केस में। अब लेट्स से अगर मुझे पिरामिड का अगर कैश फ्लो अगर मुझे यहाँ पे देखना है तो जैसे हम देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ हमारे पास इतना डेटा नहीं है। 2023 में कंपनी जब लिस्ट हुई तब उसके अराउंड कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लो जो रिपोर्ट किया होगा वो है 39 करोड़ का। उसके बाद जैसे ही 2024 आया तो नेगेटिव कैश फ्लो दिख रहा है, और इस साल पॉजिटिवली हमें यहाँ पे 35 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो है ना वो एज ऑफ नाउ एक फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी अभी नहीं है। आई थिंक कंपनी जो है वो अभी एक ग्रोइंग स्टेज में है। बट यहाँ पे हमें एक चीज़ ये भी देखनी है कि कंपनी पिरामिड जो है वो 1997 में वो कंपनी जो है वो चालू हुई थी, जबकि
टाइम जो है वो उससे सिर्फ और सिर्फ 5 साल पहले 1992 या 1993 में वो कंपनी स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा नहीं है, भले ही लिस्ट अभी हुई है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, बट उनका जो बिजनेस है वो तो बहुत टाइम से चल ही रहा है। बट फिर भी मतलब जैसे हम देख सकते हैं कि टाइम ने अपना जो बिजनेस है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जबकि अगर हम देखें यहाँ पे तो पिरामिड उस पेस से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम मैनेजमेंट के ऊपर भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई इतने टाइम से आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो रेवेन्यू है वो इतना तेजी से क्यों ग्रो नहीं हो पा रहा है कंपेयर टू दी कंपिटिटर्स। हमें ये क्वेश्चन जो है वो हमारे दिमाग में भी आना चाहिए। तो क्या हमें मतलब लेट्स से अगर मैनेजमेंट को अगर हमें जज करना है तो ऐसी ऐसी थिंकिंग से हम मैनेजमेंट को जज कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि इक्विटी डायल्यूशन की हिस्ट्री क्या रही है, तो जैसे हम टाइम टेक्नोप्लास्ट जो ऊपर का है वहां पे हम देख सकते हैं तो कंपनी ने बहुत ही केयरफुली अपनी जो इक्विटी है उसको अभी तक मेंटेन किया है। मतलब जैसे हम देख सकते हैं 2014 में इक्विटी कैपिटल था 21, जबकि 2025 में जो लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट हुआ है उसमें भी 23 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब इतने सालों में उन्होंने जितनी भी अभी इक्विटी डायलूट की है वो बहुत ही कम है। और ये एक वन ऑफ द रीजंस भी हो सकता है कि हमें जो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखा है। मतलब अभी तक नहीं दिखा था, मतलब ऑलमोस्ट 2020 मतलब जब कोविड आया तब तक जो स्टॉक का परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा था, बट उसके बाद सडनली जब बिजनेस ग्रो हुआ और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी वहाँ पे मैच हुए तो सडनली स्टॉक के प्राइस में एक अच्छा सा अपमूव आया है। तो उसका एक रीज़न ये भी है कि जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना वो इतने नहीं बढ़े हैं। फिर अगर हम पिरामिड के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं तो मार्च 2020 में इक्विटी कैपिटल था 4 से हुआ 31 जब मार्केट में जो कंपनी है वो लिस्ट हुई, और अभी हम देख सकते हैं कि वो 37 के आसपास चल रहा है। तो इनके बीच में मतलब 2023 और 2025 के बीच में भी कुछ लेट से कैपिटल रेस हुआ होगा, तो वहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है कि जहाँ पे कंपनी को कुछ ज़रूरत पड़ी होगी पैसों की। जैसे हमने देखा था कि कैश फ्लो वाले सेगमेंट में कि जहाँ पे अभी वो एकदम ही फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ऐसे टाइम पे लेट्स से अगर कंपनी को कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर सेटअप करना है तो वहाँ पे उसको पैसा जो है वो चाहिए रहेगा। तो ऐसे केसेस में उन्होंने कहीं से पैसा जो है वो रेज किया होगा। तो अभी तक तो ठीक है, बट जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है, कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, रेवेन्यू प्रॉफिट ये सारी चीज़ें बढ़ती है, कैश फ्लो आने लगता है, उसके बाद कंपनी को अब इक्विटी कैपिटल जो है वो डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। और अगर वो डाइल्यूट करती है तो जो शेयर होल्डर है उनको प्रॉपरली रिटर्न जो है वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी। तो ये एक फ्यूचर है, फ्यूचर का केस है कि जहाँ पे वो कंप्लीटली मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कैसे इसको अप्रोच करती है। फिर अगर हम देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, मतलब लेट्स से अगर मुझे दोनों कंपनीज का कंबाइन अगर मुझे एक रिव्यू देना है तो मतलब एक चीज़ हमने देखा कि कैश फ्लो जो है ना वो टाइम के केस में कैश फ्लो जो है वो अच्छा है, मतलब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और एज ऑफ नाउ मतलब लास्ट ईयर का जो रिपोर्ट आया है कंपनी का पिरामिड का, तो वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा खासा ऑपरेटिंग कैश फ्लो रजिस्टर किया है, तो वो भी एक अच्छा साइन है। फिर दूसरा हम देखें तो एक स्टेबल बिजनेस है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे डिसरप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाए। मतलब लेट्स से सडनली अगर ऐसा कुछ आ जाए कि जहाँ पे पैकेजिंग की ज़रूरत ही ना हो, ऐसा आने के चांसेस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ऑयल है या तो कोई और मटेरियल है, अभी उसको लेट्स से आपको एक जगह से दूसरे जगह पे अगर आपको उसको लेके जाना है तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पैकेजिंग वहाँ पे चाहिए ही रहेगा, चाहे एआई आ जाए या कोई भी आ जाए, बट वहाँ पे आपको पैकेजिंग की ज़रूरत हमेशा रहेगी। तो एक काइंड ऑफ स्टेबल बिजनेस है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा। दूसरा क्या है कि पोटेंशियल टू एक्सपांड, मतलब कंपनी जैसे हमने देखा कि टाइम के केस में अभी वो इंडिया में तो कारोबार उनका है ही, बट बाहर भी वो थोड़ा बहुत बिजनेस करते हैं, तो उसके ऊपर भी वहाँ पे भी एक्सपोर्ट का भी उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेट्स से अगर वो बहुत सारे डिफरेंट पैकेजिंग के अंदर भी अगर वो जाते हैं और दूसरी जियोग्राफीज़ के अंदर नई नई प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं तो वहाँ पे उनके चांसेस हैं कि वहाँ पे वो एक्सपांड कर सके। और सेम चीज़ यहाँ पे पिरामिड के केस में भी है, बट वहाँ पे पिरामिड को अभी क्या है कि उसको पहले तो अपना जो इंडिया का बिजनेस है उसको प्रॉपरली सेट करना है, उसमें से कुछ अगर लेट्स से नया कैश फ्लो आता है तो वहां से वो नए नए सेगमेंट में नए जियोग्राफीज में वो जा सकता है। तो वहां पे पोटेंशियल बहुत है एक्सपांड करने के लिए। फिर चाइना प्लस वन भी अभी चल रहा है, तो बहुत सारे मतलब जो बाहर के जो बायर्स है वो भी चाइना के अल्टरनेटिव को ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक टेलविंड जो है वो हो सकता है दोनों कंपनीज के लिए। फिर कंपनी के मैनेजमेंट जो है वो भी अच्छे ही है, मतलब अभी तक जो जितना मैंने रिसर्च किया वहाँ पे किसी भी तरह का मतलब ऐसा कोई इलीगल एक्टिविटीज़ विथ रिस्पेक्ट टू इनसाइडर ट्रेडिंग अभी तक सामने नहीं आया है, विच इज़ अ गुड थिंग।
और बाकी का क्या है कि जैसे हमें पता है, जो हमने एक बुक पढ़ी थी व्हाट आई लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन, जो पुलक प्रसाद ने लिखी थी, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि मैनेजमेंट का क्वालिफिकेशन हमें देखने का इतना सेंस नहीं बनता है। क्यों? आपको जो भी है वो आपके जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, उसी में ही वो सारी चीज़ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा था कि कैश फ्लो मैनेजमेंट, तो अगर किसी कंपनी ने अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छे से किया है, वो भी लास्ट के 10 12 15 सालों से, तो इसका मतलब है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो ऑनेस्ट है, कंपनी का मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है कंटिन्यूअसली एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने का, एक कंपनी को ग्रो कराने का। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है। फिर अगर लेट से अगर मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट अगर हमें यहाँ पे देखने हो, तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि ये दोनों कंपनीज जो सेगमेंट में काम करती है वो हाईली सिक्लिकल है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे डिमांड जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। तो कभी कभार ऐसा होगा कि सडनली पैकेजिंग की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, कभी कभार पैकेजिंग की डिमांड इतनी नहीं होगी। बट ये एक चीज़ हमें याद में रखनी है कि ये जो इंडस्ट्री में दोनों कंपनी काम करती है वो सिक्लिकल है। दूसरा क्या है कि रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई तोड़ फाड़ ग्रोथ आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ इवन इन द केस ऑफ टाइम टेक्नोप्लास्ट, जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ठीक ठाक ही आता है, ऐसा हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर अभी हम देखें तीसरा पॉइंट अगर मुझे नेगेटिव्स में दिखना है, तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। मतलब यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए, मशीन्स चाहिए, उसके बाद आपको सेल करने के लिए सेल्समैन वगैरह चाहिए, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टाइप ऑफ ये बिजनेस है। और यहाँ पे इनका जो मेन जो रॉ मटेरियल है वो है क्रूड ऑयल। तो उसकी वजह से क्या है कि इनका लेट्स से अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड के प्राइस में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो उनके जो मार्जिन्स हैं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इम्पेक्ट आ सकती है। तो वो भी हमें यहाँ पे एक एज ए नेगेटिव हमें यह दिख सकता है। फिर क्या है कि रेगुलेशन और ESG कंसर्न भी आ सकते हैं। मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बैरल्स या तो कोई भी और तरह का प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं पैकेजिंग के लिए, तो वहाँ पे पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न भी हो सकते हैं। और लेट्स से अगर कोई एक्सटर्नल अगर रेगुलेशन आता है किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ सकता है। तो इसी की वजह से भी लेट्स से कंपनी के मार्जिन्स पे या तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा बहुत इम्पेक्ट भी आ सकता है फ्यूचर में। फिर यहाँ पे क्या है कि डिफरेंशिएशन नामनी कोई चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से जॉब बैरल या तो लेट्स से कोई और पैकेजिंग जो लेट्स से सिर्फ टाइम बनाता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसमें कुछ ऐसा है कि जो ब्रांडिंग वाली चीज़ है। सेम बैरल जो है विथ सेम मटेरियल वो पिरामिड भी बना के दे सकता है। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं है। जैसे लेट्स से अगर हम स्मार्टफोन के केस में देखें, तो वहाँ पे एक एप्पल का स्मार्टफोन रहता है और सैमसंग का भी रहता है, फिर गूगल का भी रहता है। तो तीनों में डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा है, ब्रांडिंग भी है, वहाँ पे अंदर जो प्रोडक्ट है वो भी अलग अलग है। तो इस तरह का कोई भी तरह का यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं ना कि किसी भी तरह का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। तो कस्टमर क्या करता है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस के ऊपर वो फोकस करता है कि उसको सस्ता कहाँ से मिलता है, उसको सस्ता और अच्छा दोनों चीज़ें वो कहाँ से मिलती है, उसी के ऊपर उनका फोकस रहता है। तो इसकी वजह से जो कम मार्जिन्स रहते हैं ना वो भी उतने ज़्यादा नहीं हो सकते हैं जो एक ब्रांडेड बिजनेस के अंदर हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे मार्जिन्स जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, चाहे वो टाइम हो या तो पिरामिड हो। फिर एक चीज़ जो है ना वो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, जो बहुत सारे लोगों को इतना समझ में नहीं आता है। तो आइए जानते हैं कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या है और वो कैसे हमें इम्पैक्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क का मतलब क्या है कि जहाँ पे लेट्स से टाइम और पिरामिड दोनों के कुछ कुछ क्लाइंट्स है। अभी लेट्स से अगर किसी कंपनी का किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट पे या तो 2 या 3 क्लाइंट पे बहुत ही ज़्यादा अगर रेवेन्यू का एक्सपोजर है, और लेट्स से अगर किसी 1 या 2 वही जो क्लाइंट है उसमें से किसी ने मना कर दिया कि अभी हमें आपके बिजनेस या तो सर्विसेज या तो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, तो वहाँ पे जो आपका रेवेन्यू है, आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही सेवरली इम्पेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए हम जानते हैं कि CC रिस्क मतलब क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क दोनों के कंपेरिजन में कैसा है। तो लेट्स से अगर मैं टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करूँ तो उनका इंडस्ट्रीज मतलब जैसे हमने पहले भी देखा था बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जियोग्राफीज में भी काम करते हैं, मतलब अलग अलग जियोग्राफीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया फोकस नहीं है उनका, बाहर से भी बिजनेस जो है वो आता है। जबकि पिरामिड में ये एक चीज़ है कि जहाँ पे उनका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है कि अभी मेनली उनका जो फोकस है वो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर। तो ये एक जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है। फिर दूसरा अगर हम देखें, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया, फिर तीसरा अगर लेट्स से मैं अगर देखता हूँ
तो अभी मतलब टॉप कस्टमर का एक एक्सपोजर कितना है, मतलब कि जहाँ पे लेट्स से 10-20% जितना रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एक या तो दो क्लाइंट से आता है। तो जैसे हम देख सकते हैं कि टाइम टेक्नोप्लास्ट के केस में ऐसा एक भी क्लाइंट नहीं है, जबकि पिरामिड के केस में एक ऐसा क्लाइंट है कि जहाँ पे उसका रेवेन्यू 20% से भी ज़्यादा आता है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। फिर है प्रोडक्ट रेंज, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। और अगले से अगर हम क्लाइंट के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नेस्ले, एल&टी, जीई, इंडियन ऑयल, फिर गोदरेज, ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो है वो टाइम टेक्नोप्लास्ट का कस्टमर है। बट पिरामिड के केस में यहाँ पे उन्होंने अभी ऐसा कुछ भी डिटेल अभी डिक्लेयर नहीं किया है, बट यहाँ पे उन्होंने कुछ सेगमेंट के बारे में बात किया है, जैसे हम केमिकल है, फिर एग्रो केमिकल है, फिर स्पेशलिटी केमिकल है और फार्मेसी। ये 4-5 सेक्टर है कि जहाँ पे वो काम करते हैं एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि टाइम के केस में जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क एक होना चाहिए वो नहीं है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। जबकि पिरामिड अभी एक छोटी कंपनी है बट फिर भी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है क्लाइंट का। तो ये एक चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए और ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है जो अपने शेयर होल्डर को हमेशा ही चेक करना चाहिए। फिर ये एक चार्ट मैंने लिया हुआ है टाइम टेक्नोप्लास्ट का, कि जो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी जब 2007 में लिस्ट हुई तब से लेके मतलब उसका जो प्राइस है वो 2022 में भी वापस से, मतलब उस टाइम में जब जैसे हम देख सकते हैं कि 2009 या तो 10 में जो प्राइस आया था वो वापस से वही सिमिलर प्राइस 2020 कोविड के टाइम आ चुका था। बट आफ्टर कोरोना और ये जो स्टॉक का जो प्राइस है, कंपनी का जो बिजनेस है, वो भी अच्छा खासा बड़ा है। तो यहाँ पे मतलब मेरा पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ पे आपको एक स्टेबल एक बिजनेस मिले। बट यहाँ पे क्या है कि ये बिकॉज कि यहाँ पे एक सिक्लिकलिटी है बिजनेस के अंदर, तो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना चाहिए। अगर ऊपर के भाव में अगर आपने परचेस किया है तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आ सकता है। और अभी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं तो कंपनी का जो प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है, वो बहुत ही ऊपर चल रहा है, जो मीडियन लेवल पे जो चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो ऐसे टाइम पे आपको केयरफुली कॉशियसली आपको इन्वेस्ट ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अभी हमने इतनी सारी कहानी कर ली, अभी आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या तो कौन यहाँ पे बेटर है? तो पर्टिकुलरली अगर हम सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टाइम टेक्नोप्लास्ट जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा बेटर है पिरामिड टेक्नोप्लास्ट से। कंपनी बड़ी भी है, मार्केट कैप भी बड़ा है और बिजनेस जो है वो अभी और भी इंडस्ट्रीज के अंदर भी वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। क्लाइंट कंसंट्रेशन का रिस्क भी कम है और कैश फ्लो जो है वो भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है कहीं पे भी, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में डालना। हम ट्राई करेंगे कि हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर पाए। थैंक यू।